अच्छा चलिए एक हालत सोचते हैं। मान लीजिए किसी के घर में बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है। ओके, कोई हादसा हो जाता है। हाँ, और उस तबाही में किसी के सबसे ज़रूरी कागजात, मतलब जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बहुत बुरी सिचुएशन है। तो अब वो इंसान कानूनी तौर पर कौन है? वो अपनी पहचान कैसे साबित करेगा? ऐसी हालत में तो कोई भी कानूनी तौर पर अधर में लटक सकता है। बिल्कुल। आज हम इसी मुश्किल लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल की तह तक जाएंगे कि अगर किसी के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई प्राइमरी दस्तावेज नहीं है, तो भारतीय कानून में रास्ता क्या है? और ये सिर्फ एक काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, ये देश में लाखों लोगों की हकीकत हो सकती है। तो आज हमारी बातचीत का मकसद एकदम साफ है, बल्कि नागरिकता के बुनियादी हक और उसे साबित करने की जो प्रैक्टिकल जरूरत है, उसके बीच की खाई को पाटने की कोशिश है। देखते हैं कि कानून इस खाई पर पुल कैसे बनाता है। सही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नींव की बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। द सिटीजनशिप एक्ट। मोटे तौर पर यह कानून नागरिकता पाने के 5 रास्ते बताता है। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, या फिर अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। सही। ये तो ही थ्योरी, लेकिन यहीं पर असली पेंच सामने आता है। कहां पर? कि आप कानूनन नागरिक तो हैं, लेकिन अगर उसे साबित करने वाला कागज ही ना हो तब क्या? हाँ, यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि हमारे कानून बनाने वालों ने शायद इस मुश्किल का अंदाजा लगाया था। अच्छा। इसीलिए किसी का नागरिकता का हक सिर्फ एक कागज के खो जाने से खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर एंट्री होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट। यस। ये कैसे मदद करता है? ये वो टूल किट है जो इस कागजी कार्रवाई की रुकावट को दूर करने में मदद करता है। ये कानून 2 तरह के सबूतों में फर्क करता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मान लीजिए आपके पास किसी मशहूर पेंटर की ओरिजिनल पेंटिंग है, वो हुआ प्राइमरी सबूत। हाँ, ठीक है। अब अगर वो पेंटिंग चोरी हो जाए या जल जाए, लेकिन आपके पास उस पेंटिंग की एक हाई क्वालिटी सर्टिफाइड फोटो है जो किसी एक्सपर्ट ने प्रमाणित की हो, तो वो फोटो द्वितीयक सबूत बन जाती है। एकदम सही। कानून कहता है कि अगर ओरिजिनल मौजूद नहीं है तो एक भरोसेमंद कॉपी या उससे जुड़ा दूसरा पक्का सबूत भी चलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कानून एक बैकअप का रास्ता देता है, जैसे द्वितीय साक्षी कहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र का बैकअप क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल। स्रोत में इसके बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र खो गया, तो उसकी जगह अस्पताल के वो रिकॉर्ड दिखाए जा सकते हैं जहां बच्चे का जन्म हुआ, या फिर स्कूल का पहला एडमिशन फॉर्म। अच्छा, जहाँ जन्म की तारीख और जगह लिखी होती है। हाँ, यहाँ तक कि माता पिता का एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट या पंचायत और नगरपालिका के पुराने पारिवारिक रजिस्टर भी एक मजबूत द्वितीयक सबूत माने जाते हैं। और पासपोर्ट के मामले में? वो तो और भी बड़ा दस्तावेज है। हाँ, अगर पासपोर्ट खो जाता है तो प्रक्रिया थोड़ी और औपचारिक है। सबसे पहले तो पुलिस में एफआईआर करवानी होगी। ओके। फिर उस एफआईआर की कॉपी और एक डिटेल्ड एफिडेविट के साथ पासपोर्ट ऑफिस में डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि कानून की नजर में ये वैध विकल्प हैं, बशर्ते वो असली और भरोसेमंद हो। भरोसेमंद? यहाँ पे शायद अदालतों की भूमिका शुरू होती होगी। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी कागज लाकर तो दावा नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कानून आपको विकल्प देता है, लेकिन उन विकल्पों की विश्वसनीयता की जांच अदालतें करती हैं। अच्छा। वो ये देखती हैं कि जो भी सर्टिफाइड या अटेस्टेड कॉपी दी जा रही हैं, वो सही अधिकारी ने जारी की हैं या नहीं। अदालत का काम ये सुनिश्चित करना है कि इन वैकल्पिक रास्तों का कोई गलत इस्तेमाल न हो। यहीं पर ये पूरा मामला दिलचस्प और थोड़ा जटिल हो जाता है। और अदालतों के इसी नजरिए को समझने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत अहम केस का जिक्र है। रफीकुल हक बनाम भारत संघ। हाँ, इसे एक कहानी की तरह समझना चाहिए। तो ये रफीकुल हक का मामला आखिर था क्या? कौन थे वो और उनके साथ क्या हुआ था? रफीकुल हक असम के एक निवासी थे। जब उनकी नागरिकता पर सवाल उठा तो उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किए, लेकिन उन दस्तावेजों में कुछ जानकारियां आपस में मेल नहीं खा रही थी। इनकंसिस्टेंसीज थी ना? सही। मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनके दस्तावेजों को नहीं देखा, बल्कि एक बड़ा सवाल पूछा, इनकी पूरी कहानी क्या है? कहानी? हाँ। क्या इनके बचपन से लेकर आज तक भारत में रहने का एक लगातार बिना टूटा हुआ सिलसिला दिखता है?
मतलब अदालत ने बिखरे हुए कागजों के बजाय एक पूरी कहानी मांगी। बिल्कुल। और इसी केस से नागरिकता साबित करने के 3 बड़े सिद्धांत निकल कर आए। 3 सिद्धांत। हाँ, पहला, सबूतों की एक मजबूत और बिना टूटी हुई चेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कागज 1970 का है और अगला सीधा 2010 का, बीच के 40 साल का क्या? एकदम सही। अदालत देखना चाहती है कि आपकी जिंदगी की कहानी भारत से लगातार जुड़ी रही है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा था सबूतों की विश्वसनीयता। सिर्फ कागज होना काफी नहीं है, वो भरोसे के लायक भी होने चाहिए। मतलब अगर किसी के स्कूल सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है और जमीन के कागजात में कुछ और, तो अदालत शक करेगी। बिल्कुल, कहानी में तारतम्यता यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत, मेरे ख्याल से वो सबसे चौंकाने वाला है। पहचान पत्रों की सीमित वैल्यू। हाँ, और यही वो बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड ये सब नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? ये मुझे समझ नहीं आया। अगर वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं है, तो फिर सरकार हमें उसी कार्ड के आधार पर वोट डालने क्यों देती है? ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। ये सवाल बिल्कुल जायज है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अदालत का कहना है कि ये दस्तावेज आपकी पहचान बताते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। अच्छा। ये आपको कुछ अधिकार भी देते हैं, जैसे वोट डालने का, लेकिन ये इस बात का आखिरी सबूत नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। मतलब नागरिकता एक ज्यादा गहरी कानूनी स्थिति है। हाँ, जिसे साबित करने के लिए आपको अपनी जड़ें दिखानी पड़ती हैं, जो इन कार्डों से ज्यादा पुरानी होती हैं। इन्हें सहायक सबूत माना जा सकता है, लेकिन इनके अकेले के दम पर केस नहीं जीता जा सकता। वाह, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। इसका मतलब अदालतें एक तरफ तो कहती हैं कि मजबूत दस्तावेज लाओ, दूसरी तरफ ये भी समझती हैं कि बाढ़ या गरीबी में लोगों के कागज खो सकते हैं। तो ये संतुलन कैसे बनता है? ये तो बहुत नाजुक काम लगता है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। अदालतें कठोरता और सहानुभूति के बीच एक महीन रेखा पर चलती है। कैसे? अगर कोई इंसान जो वैकल्पिक सबूत पेश कर रहा है, उसकी कहानी सच्ची लगती है, उसके सबूतों में विरोधाभास नहीं है और उसकी परिस्थितियां वाकई ऐसी हैं कि दस्तावेज खो सकते थे, तो अदालतें ज्यादा सहानुभूति भरा नजरिया अपनाती हैं। लेकिन अगर कहानी में झोल लगता है या दस्तावेजों में हेरफेर की आशंका होती है, तो अदालतें बहुत सख्त हो जाती हैं। मतलब हर केस अपनी कहानी खुद कहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई सच में इस मुसीबत में फंस जाए, तो उसे करना क्या चाहिए? मतलब एक एक करके, कदम ब कदम। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त का सिर्फ वॉलेट खो गया था और उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा बनवाने में ही महीनों लग गए थे। मैं तो सोचकर ही घबरा जाता हूँ कि अगर जन्म प्रमाण पत्र जैसी चीज खो जाए तो क्या होगा। घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन एक तय प्रक्रिया है। स्रोत में 7 कदम बताए गए हैं। 7 कदम? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पुलिस में FIR दर्ज कराना। अच्छा। जैसे ही पता चले कि दस्तावेज खो गए हैं, फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवाइए। ये तो समझ आता है। एक तरह से आप कानूनी तौर पर रिकॉर्ड पर ला रहे हैं कि कुछ खो गया है, पर क्या पुलिस इसमें आनाकानी नहीं करती? कर सकते हैं, लेकिन ये आपका अधिकार है और ये FIR बाद में हर जगह काम आती है। डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने से लेकर अदालत में अपना केस रखने तक। ये केस की नींव है। हाँ, इसके बिना आपकी कहानी हवा में रह जाती है कि दस्तावेज आखिर गए कहाँ। ठीक है, नींव रख दी, FIR हो गई। अब दूसरा कदम क्या होगा? डुप्लीकेट कॉपी के लिए भागदौड़? बिल्कुल। जिन जिन दफ्तरों ने ओरिजिनल दस्तावेज जारी किए थे, जैसे नगर निगम, स्कूल बोर्ड, पासपोर्ट ऑफिस, वहां डुप्लीकेट कॉपीज के लिए आवेदन करें। हाँ, ये थका देने वाला काम हो सकता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना आसान नहीं होता, लेकिन वहां से मिली एक सर्टिफाइड कॉपी लगभग ओरिजिनल के बराबर ही मानी जाती है। और जब तक ये सब हो रहा है, तब तक हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है वैकल्पिक सबूतों का खजाना इकट्ठा करना। जैसे? स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, जमीन के पुराने कागजात, बैंक की 20 साल पुरानी पासबुक, माता पिता के पहचान पत्र, पुराना राशन कार्ड, कुछ भी। इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, कुछ भी जो आपके या आपके परिवार के भारत में सालों से रहने की कहानी कहता हो। ये सब मिलकर एक पजल के टुकड़ों की तरह एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और इन सब टुकड़ों को एक धागे में पिरोने के लिए शायद एफिडेविट की जरूरत पड़ती होगी। ये चौथा कदम है। एकदम सही।
एक अच्छा विस्तृत शपथ पत्र या एफिडेविट तैयार करवाना। उसमें क्या क्या लिखना होता है? पूरी कहानी, कौन से दस्तावेज थे, वो कैसे खोए, एफआईआर का नंबर क्या है और आप अपनी नागरिकता का दावा किस आधार पर कर रहे हैं। और इससे किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना होता है? हाँ, जो इसे गंभीर कानूनी दस्तावेज बना देता है। तो अब हमारे पास एफआईआर है, डुप्लीकेट के लिए अर्जी दी हुई है, पुराने कागजात का ढेर है और एक एफिडेविट है। अब क्या? अब आता है 5वां कदम, इन सब दस्तावेजों को संभाल कर रखना। इन सब की सर्टिफाइड या नोटराइज कॉपी बनवाकर एक फाइल में सुरक्षित रखें। ओके। और 6वां कदम, जो जरूरी नहीं है पर बहुत मददगार हो सकता है, वो है किसी स्थानीय अखबार में एक नोटिस छपवा देना कि आपके ये दस्तावेज खो गए हैं। अच्छा, ये दावे को और मजबूती देता है। हाँ, कि आपने कुछ छुपाया नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। और आखिरी 7वां कदम एक चेतावनी की तरह है। हाँ, और ये सबसे जरूरी चेतावनी है, कभी भी किसी भी हालत में जाली दस्तावेज बनाने या झूठा एफिडेविट देने की कोशिश ना करें। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बहुत गंभीर। अगर ये पकड़ में आ गया तो ना सिर्फ आपका नागरिकता का दावा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बल्कि आप पर धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। ईमानदारी यहाँ सबसे अच्छी नीति है। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत का सार निकालूं तो ऐसा लगता है कि कोई एक जादुई दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता साबित कर दे। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सबूतों की एक मजबूत चेन बनाने जैसा है, जो एक भरोसेमंद कहानी कहती हो। अदालत ये नहीं देखती कि आपके पास क्या है, बल्कि ये देखती है कि आपके पास जो भी है वो सब मिलकर क्या कहता है। हर दस्तावेज उस बड़ी कहानी का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। तो जो मुख्य बातें मुझे आज समझ आईं वो ये हैं। पहली, कि दस्तावेज खोने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है। आपका हक बना रहता है, बस उसे साबित करने का तरीका बदल जाता है। सही। दूसरी बात यह है कि हमारा कानून खुद इस मुश्किल को समझता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जरिए द्वितीयक सबूतों यानी एक प्लान बी का रास्ता देता है। और तीसरी, सबसे अहम बात, अदालतें रट्टू तोते की तरह काम नहीं करती। वो सिर्फ कागज नहीं देखती, बल्कि कागजों के पीछे की कहानी की निरंतरता और विश्वसनीयता को परखती हैं। रफीकुल हक केस यही सिखाता है। और आखिर में, जैसा आपने कहा, सबूतों की समग्रता ही सब कुछ है। किसी इंसान को इस देश से जोड़ने वाले उसकी जिंदगी भर के सबूतों का कुल योग ही उसकी नागरिकता को सिद्ध करता है, चाहे वो स्कूल का रिकॉर्ड हो, परिवार का इतिहास हो या जमीन का कोई पुराना टुकड़ा। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त करने वाला नजरिया है। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जरूर। हमारे स्रोत का निष्कर्ष यही है कि कानून का मकसद प्रक्रियात्मक बाधाएं खड़ी करना नहीं, बल्कि सच्चे सबूतों के आधार पर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या नागरिकता सिर्फ एक दस्तावेज है या ये किसी व्यक्ति की जिंदगी की वो पूरी कहानी है जो उसे इस मिट्टी से जोड़ती है? मतलब क्या किसी की पहचान और उसके वजूद का सबूत सिर्फ शाही और कागज में है, या उसकी जी हुई जिंदगी में छुपा होता है?